बिल्कुल सही है। अगर आपका प्रॉपर प्लान ना हो तो प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बन सकती, और प्रॉपर स्ट्रेटजी के लिए चाहिए एक प्रॉपर रूटीन। इसी संदर्भ में मैं आपके सामने लाई हूँ एक वीडियो जिसमें 40 डेज जो अभी बाकी है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर एग्ज़ाम रूटीन। इसमें आप पूरे साल मेहनत करते हो, पूरे साल न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, प्रॉपर कोचिंग जाके मटेरियल्स देखते हो, या फिर आप ऑफिस के साथ भी तैयारी कर रहे हो तो घर आके एक प्रॉपर रूटीन कोशिश करते हो कि जो भी आपने पूरे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पूरी तरह से कवर किया जाए, पूरे साल कवर करते हो। और जब एग्ज़ाम का लास्ट टाइम आता है उस टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपका लास्ट लैप आपको डिफाइन करता है कि आपका पूरे साल का मेहनत क्या था और आप कैसे एग्ज़ाम को टैकल करोगे। इसी संदर्भ में ये लाई हूँ वीडियो। तो ऑफ कोर्स दिस लास्ट 40 डेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से मैनेज किया जाए। मैं ये आपको कोई आइडियल रूटीन नहीं बता रही हूँ, ये सब आप जानते हो, बट क्या होता है कि विद टाइम फेज हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो छोटा सा डिस्कशन है, जो आपको अच्छा लगे पॉइंट प्लीज़ अपने रूटीन में फॉलो कर लेना। ये कोई आइडियल रूटीन नहीं है। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे और जो भी गैप है उसको इस रूटीन से फिलअप कर सकते हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। आपका रूटीन बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब बिल्कुल सच पे आधारित हो। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे साल सुबह 5 बजे नहीं उठकर पढ़ा हूँ, अब मैं 5 बजे उठूँगा, ये बिल्कुल गलत है। आपका रूटीन बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आप 6 बजे ही उठ के कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए तो आप 6 बजे ही उठ के पढ़ो। अगर आप रात में 12 से 2 बजे 3 बजे तक पढ़ना पसंद करते हो, 2 बजे या 3 बजे तक, तो आप 3 बजे तक पढ़ो। जो आपको रियलिस्टिक है वो फॉलो करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने टॉपर की वीडियो देखी, अच्छा टॉपर ने सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई की, मैं भी 4 बजे उठूंगा, ऐसा नहीं होता। आप अपने अनुसार अपने रूटीन को फॉलो करो, क्योंकि आपकी तबीयत, आपका हेल्थ, आपका प्रॉपर रूटीन ही आपको सक्सेस दिला सकता है। तो अब हमेशा रूटीन को रियलिस्टिक बनाएं। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप से ऑनेस्ट हो। आप जो रूटीन बनाए हो आप ये सोचो कि ये रूटीन मुझे फॉलो करना है, मुझे अपनी मम्मी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे अपने पापा को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, मैं खुद के लिए पढ़ना चाहता हूँ, मैं खुद एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, खुद एग्ज़ाम में बैठना चाहता हूँ, और मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं अपने आप से ऑनेस्ट हूँ। मैं प्रॉपर रूटीन बनाऊँगा और मैं खुद फॉलो करूँगा अपना रूटीन। रूटीन शुड बी फ्लैक्सीबल। फ्लैक्सिबिलिटी का यहाँ मतलब है कि हो सकता है कि कुछ कारणों से आप रूटीन को प्रॉपरली फॉलो ना कर पाए। अगर आप अपने डे का रूटीन का 95% भी फॉलो करते हो तो आप अच्छे हो, आप सही हो। 90% भी फॉलो कर रहे हो तो आप ठीक हो। जनरली क्या होता है कि हम लोग रूटीन का 50% भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे हम लोग गिर जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके रूटीन का कम से कम 95% तो आप फॉलो करो। रूटीन को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने का मतलब है कि थोड़ा टाइम आपको अपने रेस्ट में, इंटरटेनमेंट में भी देना होगा। आपको देखना होगा, हो सकता है कि आपकी मम्मी का तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन कि सारा काम आप पे आ जाए, तो ऐसे टाइम को भी आपको अपने रूटीन को फ्लेक्सिबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका रूटीन कैसा होना चाहिए? रियलिस्टिक, ऑनेस्ट, फ्लेक्सिबल, बिल्कुल। रूटीन जब हम लोग बनाते हैं स्पेशली यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि एक भी डे इधर से उधर होता है तो हमारा पूरा रिवीजन शेड्यूल ख़राब हो सकता है। तो रूटीन कैसा बनाया जाए? वीकली बनाया जाए, मंथली बनाया जाए, क्या किया जाए? तो रूटीन हमेशा डेज वाइज बनाइए। डेज वाइज से आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। अब डेज वाइज बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे अगर मैं आज से डेज वाइज बनाऊंगी तो हो सकता है कि मैं किसी ऐसे सब्जेक्ट पे ज़्यादा डेज रख लूँ, दूसरे सब्जेक्ट पे कम डेज रख लूँ, तो फिर मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है एग्ज़ाम के डेट से आप रिवर्स डेट बनाएं। जैसे 4 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है तो आप 3 अक्टूबर को क्या करोगे? ऑफकोर्स आप रिवीजन करोगे। 2 अक्टूबर को क्या करना पसंद करोगे? ऑफकोर्स आप रिवीजन करना पसंद करोगे। 1 अक्टूबर को आप क्या करना पसंद करोगे? रिवीजन करना पसंद करोगे। इसका मतलब कि आप एटलीस्ट 5 to 10 डेज रिवीजन के लिए रखोगे। तो आप 10 डेज तक फिलअप कर लो, अच्छा रिवीजन करना है। उसके बाद क्या क्या पढ़ना है? अब सवाल उठता है किस सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाए, कौन सा सब्जेक्ट किसको कैसे पढ़ा जाए, तो उस पर आगे देखते हैं। देखिए, सब लोग अलग हैं। जैसे सबके चेहरे अलग हैं वैसे ही सब लोग डिफरेंट हैं। सबका स्ट्रेंथ अलग है, सबके वीकनेस अलग है, सबकी अपॉर्चुनिटी अलग है, सबके थ्रेट अलग है। इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस एक मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है इस प्रिपरेशन में, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है,
कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, कैसे स्टार्ट करना है, इन सभी कन्फ्यूज़न को आज करते हैं सॉल्व। तो देखते हैं स्वॉट एनालिसिस क्या है। स्वॉट एनालिसिस यानी एस फॉर स्ट्रेंथ, यानी आपका स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरा मान लीजिए इकोनॉमी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स मेरा स्ट्रेंथ है, उससे जो भी क्वेश्चन आएगा मैं जरूर सॉल्व कर लूँगी। तो मैंने अपने स्ट्रेंथ के आप 4 कॉलम बनाए अपने कॉपी में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ में जाके लिखें कि क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है। ठीक है, सपोज मेरा इकोनॉमिक्स स्ट्रेंथ है, मैंने इकोनॉमिक्स लिख लिया, करंट अफेयर जो भी मेरा आप अपने अनुसार लगाएं। हो सकता है आपका हिस्ट्री बहुत स्ट्रेंथ हो सकता है कि आपका साइंस एंड टेक बहुत अच्छा हो सकता है कि आपका पॉलिटी बहुत अच्छा हो, तो आप अपने स्ट्रेंथ में फिलअप करें। सेकंड पे आए, सेकंड है वीकनेस, आपकी कमजोरी क्या है। कमजोरी क्या है, आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा टफ कौन सा चीज़ लगता है, किस में आपका टाइम ज़्यादा लगता है और आंसर कम राइट होता है। सब लोग डिफरेंट है, सबकी अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ, वीकनेस अलग होता है। ठीक है, किसी से भी कंपेयर ना करें और किसी भी स्ट्रेटजी या किसी भी टॉपर का रूटीन कंप्लीटली फॉलो ना करें, क्योंकि हम सभी डिफरेंट है। हमारी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अपना रूटीन होना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। एग्ज़ाम का पर्पस ये होता है टू एनालाइज योर सेल्फ। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आप देखते हो कि यूपीएससी में 3 फेज होता है। थर्ड फेज होता है इंटरव्यू, जिसमें देखा जाता है कि आपके अंदर क्या है, जब पर्सनल इंटरव्यू। तो जो अपने आप को समझते हैं वो सबसे पहले निकलते हैं। तो अपने आप को समझने की कोशिश करें कि आप कहाँ पे गिर रहे हो, कहाँ पे उठ रहे हो। ठीक है, तो वीकनेस क्या है आपका। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरा खुद का वीकनेस क्या है, मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी मेरा क्या वीकनेस है, तो सबका अपना अपना वीकनेस होता है। ठीक है, तो आप अपना वीकनेस पे वीकनेस लिखें कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे कमज़ोर लगता है। आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी, मतलब कहाँ पे अपॉर्चुनिटी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, स्टैटिक सब्जेक्ट जनरली अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे पॉलिटी मैं अभी इतना अच्छे से नहीं पढ़ी हूँ, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाई नहीं करी हूँ अभी पॉलिटी का, लेकिन अगर मैं उस पर अच्छा इफर्ट करूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूँ, तो मैं पॉलिटी का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बना लूँगी। ठीक है, तो ये है आपका अपॉर्चुनिटी। हो सकता है अभी इन्फॉर्मेट या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका बैकग्राउंड साइंस का है, आप इतना इफर्ट नहीं कर रहे हो साइंस में, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ूंगा तो मैं साइंस के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे होती है अपॉर्चुनिटी। तो आप ये देखो कि किस लाइन में आपकी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आप अपॉर्चुनिटी के नीचे फिलअप करो, अपॉर्चुनिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको अपॉर्चुनिटी लगती है कि हाँ इसमें स्कोर हो सकता है, इसमें क्वेश्चन आते हैं, मैं थोड़ा मेहनत करूंगा तो इसमें निकल जाऊंगा। थ्रेट का मतलब होता है किससे आप डरते हो। ठीक है, हम सभी में कमजोरी होता है, हम एग्जाम के उस क्वेश्चन को नहीं, वी ऑल आर नॉट ऑलराउंडर, कोई भी दुनिया का ऑलराउंडर नहीं हो सकता और सबको सब कुछ आए ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब हम ये सोच ले कि ठीक है जो मुझे आता है वो तो मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ ना। तो बस थ्रेट को भी देखें, थ्रेट में क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपको डराता है। ठीक है, हम सभी के होते, हो सकता है किसी को मैथ्स डराता हो सकता है किसी को हिस्ट्री डराता हो, कोई भी सब्जेक्ट किसी को भी डरा सकता है। तो वहाँ पे लिखे थ्रेट के नीचे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। ठीक है, थ्रेट है, थ्रेट और वीकनेस में अलग है। वीकनेस क्या होता है, इंप्रूवमेंट होने की ज़्यादा चांस होती है। थ्रेट में क्या होता है, इंप्रूवमेंट होने की चांसेस कम होती है, क्योंकि आप एग्जाम में उससे डर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पूरे स्ट्रेटजी को बनाएं। ये सब बनाने के बाद आप फिर वापस अपने रूटीन में जाएं और रूटीन में जाकर रिवीजन शेड्यूल में डालें। नहीं, अभी मैं अगर पॉलिटी को अच्छे से पढ़ूं तो इस 30-40 डेज में पॉलिटी में बहुत अच्छा हो सकता हूं मैं। तो यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी जो है, तो आप क्या करोगे, सबसे प्रायोरिटी पॉलिटी को दोगे। चलो मैं अपॉर्चुनिटी को प्रायोरिटी दे, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी चांस है बढ़ने का स्कोर, बस ये वही करें। आप वीकली प्रोग्राम बना ले कि हाँ मैं 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पॉलिटी कंप्लीट कर लूँगा 5 दिन में। तो इस तरह से स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि रिवीजन इज दिस की ऑफ सक्सेस। रिवाइज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। एग्जाम में एक अलग तरह की कॉन्फिडेंस आती है जब हम अच्छे से पढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो बस रिवीजन जरूर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे ये कि कभी भी कोई भी न्यू टॉपिक ना पढ़ें। हो सकता है कि आपने पूरे साल मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, तो आप ऐसा ना करें कि बिपिन चंद्र का बुक उठाएं और बस पढ़ना स्टार्ट कर दें। कोई ज़रूरत नहीं, आपने पूरे साल नहीं पढ़ा कभी मत करें। जनरली ये मिस्टेक सब लोग करते हैं, लास्ट में जाके न्यू बुक्स खरीद के ले आते हैं। शंकर आयस की बुक ले आए, नितिन सिंघानिया की बुक ले आए,
नहीं नहीं ये पढ़ना ज़रूरी है, ये तो टॉपर ने पढ़ा था इसलिए निकला है, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना होगा कि ठीक है इससे कितना क्वेश्चन आएगा, 3 या 4, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप न्यू बुक पे ज़्यादा फोकस नहीं करें। मैं हमेशा कहती हूँ NCERT इज़ द की ऑफ सक्सेस, रियली NCERT बुक पे फोकस करें। आप में से बहुत सारे होंगे बोलेंगे मैंने NCERT भी अच्छे से नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप जो भी किए उस पर फोकस करें। ठीक है, आप NCERT के सारे बुक पढ़ने भी नहीं है, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी कौन सा चैप्टर कितना करना है। कोई ड्रेस्टिकली न्यू टफ टॉपिक नहीं उठाना है। जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स का थ्योरी है या कोई कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता है, ठीक है नहीं आता है, अब लास्ट टाइम में बिल्कुल फटाफट नहीं समझ सकते ना उसको, आप 5 से 10 दिन उस पर दिए जा रहे हो, वो इतना अच्छा से कवर नहीं हो रहा है, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो कभी भी जैसे फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट भी ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसको हमने पूरे साल नहीं पढ़ा है और लास्ट में हम सोचे कि नहीं मैंने सब कंप्लीट करा, फिजिकल ज्योग्राफी कैसे नहीं करूँगा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हमेशा न्यू टॉपिक पे मत फोकस करें। ठीक है, अपने सोर्स पे बिलीव करें। और सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। एक्चुअली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हमारा मिरर होता है, आईना होता है, वो हमें बताता है कि कैसा क्वेश्चन। मिरर से आपको क्या देखना है ये समझिए। सबसे पहले तो आपको देखना है पैटर्न। ठीक है, चेंजिंग पैटर्न, पैटर्न क्या है, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई इंडेक्स आया तो उससे ऑर्गेनाइजेशन आता है, उससे रैंकिंग आता है, यही दो आते हैं, बस मैं वही देखूंगा। इनसाइट IAS मैगजीन या कोई भी मैगजीन में 1 या 2 पेजेस के इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बट आपको क्या देखना है, आपका माइंड हमेशा क्वेश्चन ओरिएंटेड होना चाहिए। कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बस वही चीज़ को देखने की कोशिश करिए। UPSC का चश्मा लगा के पढ़िए कि हाँ ये आता तो मैं यही करूँगा, मतलब ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं मैं ऐसे ही करूँगा। हमेशा किसी क्वेश्चन, किसी भी चीज़ों को देके, इन्फॉर्मेशन देके उसमें क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चेंजिंग ट्रेंड, एग्जाम में किस तरह से चेंज हो रहा है ट्रेंड, इस पर बहुत अच्छा वीडियो मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बनाई है कि किस तरह से 2016 का क्वेश्चन और 2018 के क्वेश्चन में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ाई में। किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है, बहुत अच्छी वीडियो, इसको जरूर देखें। कितना वेटेज किस सब्जेक्ट पे दे, यह आपको अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड से समझ में आ जाएगा, उसके अनुसार रूटीन बनाएं। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और आपको कहाँ पे कितना टाइम देना है, करंट अफेयर पे कितना देना है, कितना टाइम आपको स्टैटिक पोर्शन पे देना है। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे साल हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पूरी एशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं पूरे साल। और लास्ट में जब एग्जाम का टाइम होता है तो हमें समझ में नहीं आता किस किस को रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाता है। ऐसे में बेस्ट तरीका होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज़ द की ऑफ सक्सेस। मॉक टेस्ट में क्या होता है, देखिए मॉक टेस्ट आप देते हो तो उसको, ठीक है आपने एग्ज़ाम दिया, लेकिन एग्ज़ाम के 2 घंटे बाद 2 घंटे का अलग एनालिसिस होना चाहिए। एनालिसिस कैसे होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए कि आपको अपने आप को समझ पाओगे। आप देखो कि आपका स्कोर किस में कम आ रहा है। सपोज करते हैं कि मेरा स्कोर इन्वायरमेंट में बार बार कम आ रहा है, तो मैं समझ रही हूँ कि इन्वायरमेंट मेरा क्या है, वीक एरियाज है, ये मुझे मॉक टेस्ट से पता चल गया। करंट अफेयर में मॉडरेट आ रहा है, बहुत अच्छा नहीं आ रहा, बहुत खराब नहीं आ रहा, मतलब मैं करंट अफेयर में ठीक ठाक हूँ, तो मुझे पता चल गया, तो मैं अपने करंट अफेयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज कर पा रही हूँ। मॉक टेस्ट से मुझे ये भी पता चला कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, जो मैं कभी गलती नहीं कर पा रही हूँ। जैसे इकॉनमी के क्वेश्चन में गलत नहीं कर रही हूँ, तो मुझे पता चला कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ को एनालाइज करें। एनालाइज करें, हम सब में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ होती है, यानी हम में स्ट्रेंथ भी, हम में वीकनेस भी है, हम एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप एनालाइज करें मॉक टेस्ट के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, CSAT स्कोर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। CSAT एक ऐसा पोर्शन है जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो आपको लगता है ये बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि इसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है। जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनको एक बहुत कंफर्टेबल जोन लगता है कि अच्छा CSAT बहुत ईजी है, बट ऐसा नहीं है। UPSC के थोड़े लेवल चेंज होते हैं, इसलिए UPSC के क्वेश्चन को फॉलो करें। ठीक है, CSAT ईजी है, अच्छा है, क्योंकि आपको लाना पड़ता है मात्र 33%। फिर भी उसमें भी देखें कि क्या स्कोर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आपको कट ऑफ डिफाइन करता है। अगर आपका CSAT क्लियर नहीं होगा तो आपका प्रीलिम की कॉपी भी नहीं चेक होगी। तो CSAT को जनरली सब लोग नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन इस लास्ट 40 डेज में बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें, तो CSAT पे फोकस करें। इस तरह से आप मॉक टेस्ट से अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे, ये जान पाएंगे कि मैं कहाँ गिर रहा हूँ, कहाँ उठ रहा हूँ, कैसे मैनेज करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डेली रूटीन। नो डाउट कि ये एग्ज़ाम का वो टाइम है, मैंने भी फेस किया है, स्ट्रेसफुल टाइम होता है, इसमें फील होता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा।
तो फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट काल्म योर सेल्फ, और आप रूटीन को फॉलो करें। जब हम रूटीन फॉलो करते हैं ना तो हम अपने माइंड के स्ट्रेस को कम करते हैं। अच्छा ये है, मैं ये फॉलो कर लेती हूँ, अच्छा ये पढ़ लेता हूँ, तो इससे क्या होता है, हमारा माइंड स्ट्रेसफुल कम होता है। तो रूटीन को जरूर फॉलो करें और जल्दी उठें। अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो तो मत उठो सुबह, बट टाइम को फॉलो करें। वेकअप अर्ली इज़ नाइस। और जब भी आप उठें मेडिटेशन जरूर करें। 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखने में। आप खुद फील करते होगे जिस दिन आप वॉक करते हो या एक्सरसाइज करते हो उस दिन ज़्यादा अच्छा फील करते होगे। जिस दिन आप घर में चुपचाप बैठे होते हो, ज़्यादा स्ट्रेस होता है उस दिन। तो हमेशा क्या करें, उठे तो मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, ये रियली आपको रिलैक्स करेगा। एग्ज़ाम के टाइम में ज़रूर करें, ठीक है। मस्ट बी फ्रेश रहे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहाते नहीं हैं, मतलब एग्ज़ाम है मैं दिन रात पढ़ रहा हूँ, वो सब नहीं करने की जरूरत। आपको किसी को दिखाना नहीं है, ये तैयारी आपकी है, आपको निकलना है, ठीक है। ये आपका अटेम्प्ट है, सब कुछ ये आपका है, नो बडी विल टेक एनीथिंग। तो ये आपका कर्तव्य है कि आप 100% हो। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। प्रॉपर फूड लो, खाना प्रॉपर ले, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अभी आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रेसफुल रूटीन बना लेते हैं बहुत सारे लोग, पूरी रात जग रहे हैं, नहीं अब तो एग्ज़ाम पास आ रहा है। इट इज़ नॉट अ एकेडमिक एग्ज़ाम, इट इज़ यूपीएससी एग्ज़ाम। इसमें हर दिन मायने रखता है। इसलिए जितना मेहनत है ठीक है, आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको लास्ट टाइम में भी प्रॉपर फूड, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर टाइम देना है, ताकि आपका हेल्थ भी अच्छा रहे, ताकि आप एग्ज़ाम दे पाओ। रेस्ट और प्रॉपर स्लीप लें, मतलब 6 घंटा तो सोना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़रूर लिखूंगी इस बात को, बहुत सारे लोग सोचते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। 6 घंटा स्लीप बहुत ज़रूरी है। आप 7 घंटा सोते हो तो 7 घंटा सो। और कभी कभी क्या होता है, मॉर्निंग में 5 o'clock उठते हो, नींद आ जाती है, फिर भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, नहीं नहीं मैं तो रूटीन फॉलो करूँगा, मैं तो 5 बजे उठ गया। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप 1 घंटा जाके सो जाओ, क्योंकि आपका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होती है, ये जो पढ़ाई होती है, वो माइंड से कनेक्टेड होती है। अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमेशा अपने माइंड को फ्रेश करने की कोशिश करें। इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, तो आप थोड़ा सा टाइम अपने हॉबी पे भी दें, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि रूटीन तो बन गया, लेकिन रूटीन में बहुत सारी चीज़ एडअप हो जाते हैं, जैसे कि डेली न्यूज़पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग सोचते हैं कि कब तक का न्यूज़पेपर पढ़ें। तो मैं आपको बता देती हूँ, 15 सितंबर तक के न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़ो। अब बोलोगे इतना टाइम तो है नहीं कि आप 2 घंटा 3 घंटा न्यूज़पेपर दो, बिल्कुल मत दो। न्यूज़पेपर पे मात्र आपको देना है 15 मिनट। 15 मिनट्स देना है आपको बस रीडिंग न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर राज्यसभा टीवी न्यूज़ सुनो, मतलब अपने आप को अपडेट रखो, क्योंकि आप एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देने जा रहे हो। आपका अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता नहीं कि क्वेश्चन किस मूड से क्या बना दिया जाए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अपडेट रखो। बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, एडिटोरियल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू रीड एडिटोरियल। रीजन में 3 चीज़ें बहुत मायने रखती है। पहला है करंट अफेयर्स, दूसरा है स्टैटिक सब्जेक्ट, और तीसरा है मॉक टेस्ट। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करने के लिए मैं आपको पीपीटी भी प्रोवाइड कर रही हूँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर पसंद करो तो लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और वीडियो ला पाऊँ। न्यूज़पेपर में 15 मिनट्स दे, न्यूज़पेपर रीडिंग में 15 मिनट्स दे। एडिटोरियल अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टडी टाइम का कोई ऐसा फिक्स नहीं कि आप 8 घंटा पढ़ो। आजकल बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे 10 घंटा ये पढ़ो, स्टैटिक 5 घंटा पढ़ो। दिस इज़ रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। कोई भी नहीं फॉलो करता है। टॉपर भी 8 ही घंटा पढ़ के निकल जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई स्टडी टाइम फिक्स कर लो कि नहीं मुझे 10 घंटा पढ़ना है तभी निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। अपने अनुसार दो। बहुत सारी इसमें मैरिड होंगी, बहुत सारी मदर होंगी, बहुत सारे जॉब में होंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो बेचारे फॉलो कर पाए। कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्टिव टाइम हो, जो भी पढ़े ऑनेस्टी से पढ़े। मैं 2 घंटा पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा पढ़ रही हूँ कि मेरे 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो हमेशा ऑनेस्ट रहे अपने आप से, अपनी पढ़ाई में, तभी आगे बढ़िएगा। और अपना बेस्ट दें। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डू योर बेस्ट। कोई नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन अगर हम अपना बेस्ट देंगे तो ज़रूर निकलेंगे। तो हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। डू योर बेस्ट। और एक छोटा सा टिप्स है, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर फॉलो करें। मॉर्निंग में हार्ड सब्जेक्ट पढ़ें। हार्ड सब्जेक्ट मतलब हो सकता है कि आपको जो भी सब्जेक्ट टफ लगता हो, ज्योग्राफी, इकॉनमी, जो भी टफ लगता हो, आप मॉर्निंग में पढ़ें। सपोज आपको बजट टफ लग रहा हो, इकोनॉमिक सर्वे टफ लग रहा हो, मॉर्निंग में एक बार पढ़ लें आप उसको।
ठीक है। तो मतलब मॉर्निंग में आप हार्ड सब्जेक्ट को रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस टाइम हम लोग क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, तो वी आर एनर्जेटिक एट दैट टाइम। आफ्टरनून में हमेशा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रखो, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, या फिर अपना मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो आफ्टरनून टाइम में प्रैक्टिस करो। हो सकता है कि कभी कभी आपको नींद भी आ जाए उस टाइम, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, नींद नहीं आती है। और बेड टाइम है, ठीक है, आपने जैसे फॉलो करो, अपना रूटीन बनाओ प्रॉपर। मैं रूटीन के लिए कोई सजेस्ट नहीं करूँगी कितना घंटा पढ़ो, ये पढ़ो। और रात में जब सोने जाते हैं ना, तो बहुत ज़रूरी कि अपने रूटीन को चेक करो कि आज मैंने क्या क्या कंप्लीट किया है। ट्रस्ट भी, आप जिस दिन अपने रूटीन कंप्लीट करोगे, एक अच्छा फील होता है, एक अच्छा अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। और जिस दिन हम अपने रूटीन को फॉलो नहीं करते, उस दिन हमें खुद बुरा लगता है और आप तुरंत नेक्स्ट डे का रूटीन बना लोगे। तो हमेशा यही करें, अपने रूटीन को चेक करें और लास्ट में ये भी देखें कि कल क्या करना है। तो चेक रूटीन एंड मेक प्रॉपर रूटीन फॉर अनदर डे। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योर सेल्फ। ऑफकोर्स जो आपकी कंडीशन है वही आपके फ्रेंड की कंडीशन है। एग्जामिनेशन में जो आपके अपोजिट में बैठे हैं उनका भी वही कंडीशन है जो आपका कंडीशन है। जितना आप डर रहे हो, जितना आपको घबराहट हो रही है, बिल्कुल उनका इतना उनको भी हो रही है, और इसी में वो निकाल भी रहे हैं। इसका मतलब कि हम सभी एक ही पोजीशन में हैं। ठीक है, आपका अटेम्प्ट है, उनका भी अटेम्प्ट है, तो बिल्कुल एक ही लेवल के हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने आप पे विश्वास रखो। जो पढ़ा है, ठीक है, जितना पढ़ना था मैंने पूरे साल पढ़ा है, मेहनत की है और पूरा साल दिया है, तो ज़रूर होगा।